तत्पुरुष समास का प्रकरण चल रहा है, द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद है। कल आप सबने एकदेशी समास पढ़ा। आज सूत्र है कालाह परिमाणिना। कालाह प्रथमा का बहुवचन, परिमाणिना तृतीया का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा। परिमाणी परिमाणम अस्यास्तीति परिमाणी तेन परिमाणिना। परिमाण मतलब माप, किसी भी चीज़ का हो सकता है वो, ठीक है ना। काल का भी हो सकता है, द्रव्य का भी हो सकता है, ठीक है। तो परिमाण का अर्थ यहाँ पर सामान्य रूप से क्या लिया गया है, माप। और परिमाण जिसका है वो वस्तु जिसका भी होगा। तो परिमाण तो काल रूप में भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो यहाँ पर कालवाची शब्द के साथ आपको समास करना है। परिमाणवाचिनः काल शब्दाः परिमाणीवाचिना सुबन्ते न सह। जब परिमाणी के साथ समास होगा तो कालवाची शब्द क्या होंगे, परिमाणवाची होंगे। ऐसे उधर एकदेशी यानी अवयवी, तो समास किनका होगा, पूर्व अपर इत्यादि शब्द अवयववाची थे। ऐसे यहाँ पर भी जो कालवाची शब्द होंगे वो क्या होंगे, परिमाणवाची होंगे। तो परिमाणवाचिनः काल शब्दाः परिमाणीवाचिना सुबन्ते न सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कहते हैं परिमाणवाची जो काल शब्द है, काल रूप में भी तो परिमाण है ना, एक मास, मास, संवत्सर, सप्ताह, दिन, रात। तो ये सब क्या है, जो किसी भी चीज़ की अवधि को बताते हैं वो क्या होते हैं, परिमाण होते हैं। और जिसका बताएंगे वो क्या होंगे, परिमाणी हो जाएंगे। तो परिमाणवाची काल शब्दों का परिमाणीवाची समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण है तो परिमाण जिसका है तो अपने आप ही वो षष्ठ्यंत पद बनेगा। तो मासः जातस्य इति मास जातः, संवत्सरः जातस्य इति संवत्सर जातः। जो भी वस्तु जो भी उत्पन्न है, चाहे वो बालक है, मनुष्य है, कोई भी है, तो मास जातः, जातस्य मासः जातस्य उत्पन्न हुए का एक मास, तो मास जातः। समास कैसे करेंगे, माससु जातंगस समास इत्यादि करके। कालाह क्योंकि प्रथमा है तो कालवाची शब्द पूर्व में हो गया, परिमाणीवाची पर में रह गया, तो मास जातः, संवत्सर जातः, द्व्यः जातस्य इति द्व्यः जातः है, 2 दिन उत्पन्न हुए बालक का 2 दिन, तो द्व्यः जातः। त्र्यः जातस्य इति त्र्यः जातः। तो द्व्यः त्र्यः शब्दों की सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम वहाँ पर पुनः नहीं बता रहे हैं। तो द्व्यः जातः, त्र्यः जातः, और एक बार जब विकल्प से होना है तो एक बार विग्रह वाक्य रहेगा मासः जातस्य। अगला सूत्र है नय। नय अव्ययपदम। तत्पुरुषः विभाषा सुप सह सुपा की अनुवृत्ति आ रही है। नय इत्येतद् अव्ययम समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। नय इस अव्यय का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास होगा और वह तत्पुरुष समास होगा। न ब्राह्मणः न क्षत्रियः अक्षत्रियः, जो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग सामान्य रूप से, चलो अच्छा पहले सिद्धि कर लो। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, तो न पहले नय रखेंगे, नय किया कित संज्ञा हो गया हलंत्यम से, उसके आगे है सु, ब्राह्मण आगे सु, उसके पश्चात एक सूत्र है न लोपो नयः, है ना, कि नयः नकारस्य लोपो भवति उत्तर पदे परतः। उत्तर पद पर है ब्राह्मण, तो नय के नकार का लोप हो गया, क्या शेष रह गया, अ, तो अब्राह्मणः, अवृषलः, अक्षत्रियः, ठीक है। अच्छा, इस पुस्तक को हम अब्राह्मणः कहेंगे। यदि हम कहेंगे अब्राह्मणम आनय, तो आप पुस्तक को भी ला के दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो ब्राह्मण नहीं है। क्यों, बात समझ में आ रही है। तो यदि कोई कहेगा कि अब ब्राह्मणम आनय, तो आप पुस्तक ले जाके दे सकते हैं। क्या देंगे, हाँ, ब्राह्मण से रहित किसी पुरुष को देंगे। ऐसा क्यों होता है ना। तो जो नय होता है, लिख लो, तत् भिन्न तत्सदृश, तत् भिन्न तत्सदृश का ग्रहण होता है। इसकी विस्तृत चर्चा आपको बाद में बताई जाएगी। सामान्य रूप से इतना समझ लीजिए कि उससे भिन्न हो किंतु उसके सदृश हो, उसके भिन्न हो किंतु उसके सदृश हो, ठीक है। तो ब्राह्मण से भिन्न भी होगा किंतु ब्राह्मण के सदृश भी होगा। तो ब्राह्मण के सदृश क्या है, मनुष्य, पुरुष है।
है ना। हमने कह दिया केला नहीं खाना है, केला नहीं खाना है तो इसका मतलब तो चावल इत्यादि खाने लग जाएंगे, नहीं। केले से भिन्न हो किंतु केले के सदृश, केले के सदृश आप कोई और फल ले सकते हो, किंतु है ना, तो उससे भिन्न भी रहेगा और उसके सदृश भी होगा। तो जहाँ पर भी निषेध की बात आएगी तो निषेध का होता है ना कि एक चीज़ से निषेध कर दिया फिर आप कुछ भी ले आओ, तो नहीं, अपितु उससे भिन्न हो किंतु उसके सदृश हो। ठीक है, तो ये एक सामान्य रूप से सिद्धांत है, तद भिन्न तत्सदृश का ही ग्रहण होता है। सिद्धि भी आपको समझ में आ गई है। ईषद कृता, ईषद अव्यपदम, अकृता तृतीया का एक वचन। न कृत अकृत तेन अकृता। ईषद इत्ययं शब्दः अकृदन्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ईषद इस शब्द का किसी भी अकृदंत, कृदंत नहीं होना चाहिए, ऐसे समर्थ सुबंत के साथ उसका समास होता है। उदाहरण है ईषत् चासौ कडारः इति ईषत् कडारः, ईषत् पिंगलः। ईषत् माने क्या होता है? थोड़ा। कडार मतलब पीला, थोड़ा पीला। पिंगलः मतलब भी पीला होता है, तो थोड़ा पीला। ईषत् विकटः, थोड़ा बिगड़ा हुआ, है ना। ईषत् उन्नतः, थोड़ा उन्नत। ईषत् पटुः, थोड़ा चालाक। ईषत् श्वेतः, किसी के भी साथ आप कर, ईषत् का अर्थ है थोड़ा, किंतु उसे ध्यान में देना है कि वो कृत प्रत्यांत नहीं होना चाहिए, कृदंत नहीं होना चाहिए। जैसे ईषत् पीतम, तो पीत शब्द कृत प्रत्यांत कि थोड़ा पिया, यहाँ नहीं होगा। ईषत् पिंगला, ईषत् कडारा, ईषत् पटुः, ईषत् शुक्ल, कुछ भी कर सकते हो, अकृदंत होना चाहिए। तो ईषत्सु कडारसु समास इत्यादि करके अंतर्वचन विभक्तियों का लुक कर देंगे, उसके पश्चात स्वाद्युत्पत्ति करके ईषत् कडारः। अगला सूत्र है, तो यहाँ तक आपने ये जो मध्य में कुछ ऐसे समास थे जो समानाधिकरण था, पहले तो आपने पढ़ा। सबसे पहले तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, षष्ठी अब पढ़ेंगे। उसके पश्चात समानाधिकरण कर्मधारय आ गया था। उसी के मध्य में एक देशी समास थे, वो भी कुछ षष्ठी के अपवाद हैं, उसमें कुछ समानाधिकरण में ही हो गए। अब उसके पश्चात हम षष्ठी तत्पुरुष पढ़ेंगे। षष्ठी तत्पुरुष के लिए मुख्य रूप से दो ही सूत्र है। पहला सूत्र है षष्ठी, प्रथमा का एक वचन, तत्पुरुषः विभाषा सुप सहसुपा समासः के निवृत्ति हो। अर्थ करेंगे सूत्र का, षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से, और वह तत्पुरुष समास होता है। तो जो षष्ठी है वो किसमें होती है? संबंध में होती है, और वो संबंध अनेक प्रकार का हो सकता है। स्व स्वामी का संबंध हो सकता है, अवयव अवयवी का संबंध हो सकता है, ठीक है ना, जाति व्यक्ति का संबंध हो सकता है, गुण गुणी का संबंध हो सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के संबंध हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के उसमें षष्ठी विभक्ति होती है तो उसका समास हो जाएगा। जैसे राज्य पुरुषः इति राज पुरुषः, स्वस्वामी संबंध है, राजा का पुरुष। ब्राह्मणस्य कंबलः इति ब्राह्मण कंबलः, ब्राह्मण का कंबल। सिद्धि राजन्गस पुरुषसु, षष्ठी सूत्र से समास करके कृत्यति तस्मात् शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा। अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लोप, राजन पुरुष। अंतर्वर्तनी विभक्ति को प्रत्यलक्षण मान करके पद संज्ञा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से नकार का लोप, राज पुरुष आगे सु राज पुरुषः। इसी प्रकार ब्राह्मणंगस कंबलसु ब्राह्मण कंबलः। अच्छा, कोई बताएगा कि ब्राह्मण कंबलः राजपुरुषः, इसमें राजन ही पूर्व में क्यों रहा? कौमुदी पुरुष पहले क्यों नहीं हुआ? मुख्य शब्द नहीं, सूत्र से इसका उत्तर है, सूत्र में उत्तर है। सोचियो ना, क्यों राजपुरुष में राजन ही पूर्व में है, पुरुष क्यों नहीं पहले है? बोलो,
उत्तर आप लोगों को मालूम है? कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा हमने, बोलो। हाँ हाँ, जो प्रथमा से निर्दिष्ट है उसी की उपसर्जन संज्ञा होगी। तो षष्ठी प्रथमा से निर्दिष्ट है, अतः उसकी उपसर्जन संज्ञा है, तो उपसर्जन ही पूर्व में रहेगा। इसका सूत्र से सूत्र में उत्तर है। आ गया समझ में? सारे समासों में आप इसको ध्यान में रखेंगे कि जो उपसर्जन संज्ञक होगा वो पूर्व में होगा, और उपसर्जन संज्ञक कौन होगा? जो सूत्र में प्रथमा से निर्दिष्ट होगा, अतः वो पूर्व में है। बाकी बाद में बात आएगी द्वंद्व में और बहुव्रीहि में, उसका के लिए आगे एक प्रकरण बनाया गया है, वो आपको उससे ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? क्यों है पहले? उपसर्जनम पूर्वम के कारण से। अगला सूत्र है याजकादिभिश्च। याजकादिभिः तृतीया का बहुवचन च अव्ययपदम। याजकः आदिर्येषां ते याजकादयः तैः याजकादिभिः। बहुव्रीहि समास कर दिया आपने। अर्थ करिए। षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम याजकादिभिः समर्थैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का याजकादि गण पठित शब्दों के साथ समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। तो उदाहरण है आपका ब्राह्मणस्य याजकः ब्राह्मण याजकः, ब्राह्मणस्य पूजकः इति ब्राह्मण पूजकः। तो ब्राह्मणंगस याजकसु समास इत्यादि करके ब्राह्मण याजकः। यहाँ पर एक शंका ये है कि षष्ठी सूत्र से भी तो यहाँ पर हो सकता था। उसने किसी को निषेध तो नहीं किया था कि याजकादि गण पठित शब्द होंगे हम उनमें नहीं करेंगे, तो इस सूत्र की आवश्यकता क्यों हुई? तो आगे एक सूत्र आने वाला है त्रिजकाभ्याम कर्तरी, कि कर्ता में जो त्रिचौरक प्रत्यय होते हैं, है ना, उन शब्दों का समास नहीं होता है। अभी आगे न निर्धारणे के बाद षष्ठी समास के निषेध का प्रकरण चलेगा, क्योंकि षष्ठी तो बहुत जगह होती है। षष्ठी जो है ये द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद में विभक्ति प्रकरण है, तो षष्ठी का पूरा प्रकरण है कि इस के योग में षष्ठी हो जाती है। फिर कर्तृकर्मणो कृति सूत्र है कि कृदंत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। उस वक्त फिर निषेध का प्रकरण चलता है कि इनमें षष्ठी विभक्ति नहीं होती है। तो षष्ठी विभक्ति का विधान बहुत सारे प्रत्ययों के साथ किया गया है। ठीक है, तो उनमें आगे भी निषेध भी चलेगा। तो त्रिजकाभ्याम कर्तरी सूत्र से क्या होगा? षष्ठी समास का निषेध होगा। तो याजकादि गण में जितने भी शब्द हैं वे सब णुवुल प्रत्ययांत हैं, जो कि अक प्रत्ययांत हैं। णुवुल प्रत्ययांत यानी अक प्रत्ययांत हैं, तो उनका त्रिजकाभ्याम कर्तरी से निषेध प्राप्त था। अतः याजकादि गण में कुछ शब्द पठित कर दिए गए और उनका याजकादिभिष्ट से क्या किया गया? पुनः विधान कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कार्य होता है। तो ब्राह्मण याजकः ब्राह्मण पूजकः, तो ये एक प्रकार से षष्ठी सूत्र का ही पूरक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे त्रिजकाभ्याम कर्तरी निषेध करेगा, तो इसने पुनः विधान कर देने पुरस्ताद अपवाद सूत्र हुआ ये। अब इसके पश्चात षष्ठी समास के निषेध का प्रकरण प्रारंभ होगा। षष्ठी समास के निषेध का प्रकरण प्रारंभ होगा कि कहाँ कहाँ षष्ठी समास नहीं होगा, क्योंकि षष्ठी का प्रकरण बहुत बड़ा है, षष्ठी का विधान बहुत स्थानों पर है। तो सब जगह यदि हम षष्ठी समास करने लगेंगे तो जो समास का तात्पर्य ये होता है कि विग्रह वाक्य से जो अर्थ गम्यमान हो रहा है वही समास से अर्थ गम्यमान होना चाहिए। किंतु कई स्थानों पर ऐसा होता है कि विग्रह से जो अर्थ गम्यमान है वो समास करने के बाद वह अर्थ हमें प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पर भी ऐसा होगा वहाँ वहाँ समास का क्या कर देंगे? निषेध कर देंगे, और कुछ स्थानों पे और भी निषेध करेंगे। तो षष्ठी समास के निषेध के प्रकरण में सबसे पहला सूत्र है न निर्धारणे। न अव्ययपदम, निर्धारणे सप्तमी का एक वचन। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। निर्धारणे वर्तमानम षष्ठ्यंतम समर्थम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन सह न समस्यते। निर्धारण अर्थ में वर्तमान जो समर्थ सुबंत है, ठीक है ना, उसका षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होगा। यानी निर्धारण में जो षष्ठी विभक्ति हुई उसका समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं होगा। तो निर्धारण में षष्ठी किस सूत्र से होती है? यतश्च निर्धारणम, कि जिससे निर्धारण किया जाए उसमें षष्ठी होगी, किंतु वहाँ पर समास नहीं होगा। जैसे मनुष्याणाम क्षत्रियः शूरतमः, ये प्रयोग बनता है। तो मनुष्याणाम क्षत्रियः ये निर्धारण में षष्ठी है, तो यहाँ समास नहीं हुआ।
तो बस मनुष्य, नहीं तो मनुष्य क्षत्रिय शूरतमः बनता, तो यहाँ पर ऐसे ही रह गया मनुष्याणाम क्षत्रिय शूरतमः। कृष्णा गवाम संपन्न क्षीरतमा, धावन अध्वगानाम शीघ्रतमः। तो यहाँ पर सारे निर्धारण में है कि सभी मनुष्यों में जो क्षूरतम है वो क्षत्रिय हैं, है ना। गौओं में काली गाय अधिक दूध देने वाली है। दौड़ने वालों में जो घोड़े हैं मार्गगामी हैं, है ना, वो कौन है, शीघ्र चलते हैं। तो इस प्रकार से ये सब निर्धारण में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति की गई है। तो उस निर्धारण में जो षष्ठी होती है उसका समास समर्थ सुबंत के साथ नहीं होता है, ऐसा इस सूत्र ने निषेध कर दिया। तो आज का पाठ इतना ही है, शेष कल करें।